हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे हिमालय की आड़ में छिपकर हमले की फिराक में था चीन। ब्रह्मोस की जद में आए वो ठिकाने दाव पड़ गया उसका उल्टा। दोस्तों, उधर रशिया की धरती से गरजे अजीत डोभाल जी। पाकिस्तान का नाम लिए बिना दुनिया के सामने आतंकवाद पर उधेड़ दी उसकी बखिया। पाकिस्तान को किया नॉक आउट, तबियत से धोया। दोस्तों, बताएंगे क्या कहा एनएसए अजीत डोभाल जी ने। बड़ा ही कम ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है दोस्तों, जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का बधाई संदेश पर लेटर पर क्या बोले बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान, वो भी ऐसे समय में जब सीमा पर चल रहा है तनाव। तो वहीं दोस्तों 1 जून से बदल जाएंगे ये 6 सबसे बड़े नियम। एलपीजी से लेकर यूपीआई पेमेंट तक आपकी जेब पर डालेंगे तगड़ा असर। क्या होने वाला है दोस्तों, किन किन चीजों के रेट बदलने वाले हैं, क्या क्या नियम बदलने वाले हैं, क्या है जानकारी, ऊपर होगा प्राइस या नीचे, हर एक खबर हर एक अपडेट आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की कूटनीति और भारत की ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां हिमालय के ऊंचे पहाड़ों और बेहद कठिन रास्तों की आड़ में छिपकर चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। उसे कहां पता था कि भारत भी उसकी हर चालाकी का काट निकाल रहा है। ड्रैगन को लग रहा था कि वो भारत को बेवकूफ बना रहा है और भारत बेवकूफ बन रहा है, लेकिन हकीकत रियलिटी ये था कि भारत चुपचाप गुपचुप तरीके से चीन को नोटिस कर रहा था। अब ड्रैगन अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। दोस्तों, चीन ने सालों की मेहनत और अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर भारतीय बॉर्डर के पास जो खतरनाक मिलिट्री एयरबेस तैयार किए थे, वो अब भारत की नई सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। चीनी कमांडर सोच रहे थे कि पहाड़ उनको बचा लेगा, लेकिन अब भारत की ये मिसाइल 800 किलोमीटर दूर तक ऐसी तबाही मचाएगी कि चीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, इस गेम चेंजर प्लान की घातक खासियत यह है कि भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को हमला करने के लिए चीन की हवाई सीमा में कदम रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हवा से मार करने वाली एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस से मिसाइल से लैस हमारे सुखोई फाइटर जेट्स भारतीय एयर स्पेस के अंदर सुरक्षित रहते हुए भी चीन के कई बड़े एयरबेस को निशाना बना सकते हैं। सैन्य रणनीतिकारों के मुताबिक ये भारत की सबसे अचूक स्टैंड ऑफ मारक क्षमता है, जो बिना किसी बड़े जोखिम के दुश्मन के घर में घुसकर उसके पड़ खच्चे उड़ाने का दम रखती है। भारत की इस बढ़ती सुपरसोनिक ताकत से चीन के कई बड़े और रणनीतिक एयरबेस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बड़ा बदलाव सिर्फ सैन्य हथियारों की होड़ या ताकत दिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन पर भारत की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इस जिन एयरबेस को चीनी सेना अब तक बिल्कुल अजय और पूरे तरीके से अछूता मानकर निश्चिंत बैठी थी, वे अब एक झटके में पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं। इस मिसाइल तकनीक ने पूरे हिमालय क्षेत्र में भारत की मारक क्षमता को इतना मजबूत कर दिया है कि अब चीन भारत के खिलाफ किसी भी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी और बहुत उन्नत लेवल की जानकारी थी दोस्तों, और भारत ने जो कदम उठाया है वाकई में काबिले तारीफ है। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो इस लाइक के बटन को अवश्य दबा दीजिएगा दोस्तों, 1 सेकंड भी नहीं लगना, दबाना मत भूलिएगा। वहीं अगली चौंकाने वाली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर मॉस्को में गरजे अजीत डोभाल जी। बिना पाकिस्तान का नाम लिए उसको किया नॉकआउट, तबियत से धोया। दुनिया के सामने आतंकवाद पर उधेड़ दी पाकिस्तान की बखिया। बता दें दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल जी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया और दुनिया के सामने भारत का साफ साफ संदेश रखा। अजीत डोभाल जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जो देश आतंकियों को पनाह देते हैं उन्हें ये तय करना होगा कि वो किस तरफ खड़े हैं। मॉस्को में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। इसका नाम था पहला इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम, और साथ में सुरक्षा मामलों के बड़े अधिकारियों की 14वीं बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता रशिया के सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने की। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के सुरक्षा अधिकारी, बड़े सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल जी वहां पहुंचे। बैठक में मुख्य विषय था कि दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, यानी जहां अमेरिका की जगह कई देश मिलकर दुनिया की ताकत बन रहे हैं, उस बदलती
दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को कौन से खतरे हैं। अब ऐसे में अजीत डोभाल जी ने 3 सबसे बड़ी बातें कही, जिसमें पहली बात थी पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। डोभाल जी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 2 तरह की नीति नहीं हो सकती। जो देश जिम्मेदार है उन्हें अपना रुख तय करना होगा, या तो वो आतंकियों को पालने वालों का साथ दे या फिर आतंकवाद को मिलकर कुचले। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान पर बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि डोभाल ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। वहीं डोभाल जी ने दूसरी बात कही, उन्होंने दुनिया की पुरानी संस्थाओं में बदलाव जरूरी है कहा। डोभाल जी ने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी दूसरी संस्थाएं, अब वो पुरानी पड़ चुकी हैं। आज की दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए इनमें बड़े बदलाव जरूरी हैं और इन बदलावों में ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को ज्यादा जगह और आवाज मिलनी चाहिए। तीसरी और अंतिम बात अजीत डोभाल जी ने कहा कि समुद्री रास्ते जो है वो खुलने चाहिए। डोभाल जी ने खास तौर पर हॉर्मुज और लाल सागर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समुद्री रास्तों से व्यापार बिना रुके जारी रहना चाहिए और ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्ते हैं जहां से तेल और अन्य जरूरी सामान एशिया सहित दुनिया भर में पहुंचता है। खासकर हॉर्मुज पिछले 3 महीनों से पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से व्यावहारिक रूप से बंद जैसा हो गया है, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। अब ऐसे में अजीत डोभाल जी का पाकिस्तान का बिना नाम लिए उनको धोना क्लियरली कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। या तो आतंकवादियों का ही साथ दो या फिर हमारे साथ मिलकर आतंकवादियों का खात्मे में साथ दो। अगर आप भी मानते हैं अजीत डोभाल जी ने बिल्कुल पते की बात कही है, 100% बिल्कुल सही है, तो वी सपोर्ट अजीत डोभाल जी स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ईद उल अजहा के मौके पर भेजे गए बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन दिया है। तारिक रहमान ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार जताया और दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती की आशा व्यक्त की। तारिक रहमान का यह जवाब इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा पर कैसी स्थिति है दोस्तों, आप जान पा रहे होंगे। लगातार हम वो खबर कवर कर रहे हैं जब से झड़प शुरू हुई है, तनाव शुरू हुआ है, और इसीलिए ये जवाब अहम माना जा रहा है। तनाव की वजह से दोनों देशों से सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हाल के दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो कभी बहुत पहले दिखा करता था दोस्तों। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर तारिक रहमान के हवाले से लिखा कि ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे और बांग्लादेश की जनता को दी गई हार्दिक शुभकामनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है कि बांग्लादेश और भारत के लोगों के बीच आपसी सम्मान, मित्रता और सद्भावना के आधार पर संबंध और भी मजबूत होते रहेंगे। जिनको नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या संदेश भेजा था, उनको बता दें। पीएम मोदी जी ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच जन केंद्रित सहयोग को मजबूत करने के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता को दोहराया था। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के अनुसार इस संदेश में पीएम मोदी जी ने भारत की जनता और सरकार की ओर से बांग्लादेश के भाईचारे वाले लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह त्योहार भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है और इसे पूरे देश में लाखों मुसलमानों द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां T-90 T-72 के बाद अब फ्यूचर टैंक मिलेगा भारत को। जी हां दोस्तों, रूस का भारत को सबसे बड़ा ऑफर क्या तैयार होगी मोदी सरकार, क्या हामी भरेगी, बता दें। रशिया ने भारत को साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन का टैंक बनाने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव दुनिया के सबसे बड़ी टैंक निर्माता कंपनी उराल वागोन जावोद के सीईओ अलेक्जेंडर पोटापोव ने पेश किया है। ये वही कंपनी है जिसने प्रसिद्ध T-72, T-90 और T-14 आर्मटा जैसे आधुनिक टैंकों का निर्माण किया है। भारतीय सेना इनमें से 2 T-72 और T-90 टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जिनका देश में ही लाइसेंस के तहत प्रोडक्शन होता है। ऐसे में अब मोदी सरकार को रूस के इस ऑफर पर अंतिम निर्णय लेना है। हालांकि भारतीय सेना भी लंबे समय से भविष्य के युद्धों को देखते हुए एक सुपर टैंक के निर्माण का प्रयास में जुटा हुआ है। दोस्तों, उराल वैगोन जावोद के सीईओ अलेक्जेंडर पोटापोव के मुताबिक मॉस्को भारत के साथ मिलकर भविष्य का टैंक विकसित करने के लिए तैयार है। उन्होंने RIA नोवोस्टी से कहा कि जिंदगी रुकती नहीं है, हम नए प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि मॉस्को समझता है कि भारत का रक्षा मंत्रालय भी अगली पीढ़ी के कवच
यानी आर्मर की ओर देख रहा है। उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि हम इस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि हम एक ऐसा साझा समाधान ढूंढ लेंगे जिसे लागू किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया जो है वो शुरू से ही टैंकों के निर्माण में दुनिया में अग्रणी रही है, यानी सबसे आगे रहा है। रूसी टैंक्स अपनी मजबूती, मारक क्षमता और युद्ध के मैदान में बेहतरीन गतिशीलता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। सोवियत संघ के समय से ही रशिया ने बख्तरबंद वाहनों के निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। यही कारण है कि भारत शुरू से ही रूसी टैंकों का प्रमुख ग्राहक रहा है। भारतीय सेना अब भी रूसी टैंक पर ही निर्भर है। अब ऐसे में एक भारतीय होने के नाते दोस्तों, आप इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या भारत की मोदी सरकार इसके लिए हामी भरेगी? जो भी लगता है अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, भारत दौरे पर आ रहे ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, रक्षा साझेदारी को मिलेगी नई रफ्तार। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स इस सप्ताह भारत दौरे पर आ रहे हैं। उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में वे भारत में होने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा मंत्रियों के संवाद यानी डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग्स में हिस्सा लेंगे। दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि मार्ल्स भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत शीर्ष स्तर के रक्षा साझेदार है। पिछले वर्ष राजनाथ सिंह जी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हुई प्रगति के बाद में रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं। यह बयान दोनों देशों के तेजी से मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। भारत आने से पहले मार्ल्स सिंगापुर जाएंगे, जहां वे 29 से 31 मई तक होने वाले प्रतिष्ठित शांग्री ला डायलॉग में भाग लेंगे। यह सम्मेलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। मार्ल्स वहां एशिया की समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पिछले अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में पहली डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग हुई थी। अब दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और रक्षा सहयोग को नई दिशा देगी। इससे पहले 8 मई को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 10वीं डिफेंस पॉलिसी टॉक भी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, अमेरिका और ईरान 60 दिन के सीज फायर पर हो गए राजी। ट्रंप की मंजूरी बाकी, ईरान 30 दिन में हॉर्मुज से माइंस हटाएगा। दोस्तों, कई हफ्तों से जारी भीषण सैन्य हमलों और तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्तों को लेकर एक बेहद सकारात्मक और बड़ी खबर सामने आई है। दोनों देशों के बीच 60 दिनों के एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs यानी प्रारंभिक समझौते पर सहमति बन गई है। इस बेहद खास डील का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच जारी युद्ध पर तुरंत रोक यानी सीज फायर लगाना और ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर नए सिरे से बातचीत शुरू करना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते पर अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। दोस्तों, यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने हाल ही में दक्षिणी ईरान में मिसाइल ठिकानों और बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावों पर रक्षात्मक हमले किए थे। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के पास खतरा पैदा कर रहे 4 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया था और बंदर अब्बास में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को तबाह कर दिया गया था। वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी इस पर जवाबी कार्रवाई की पुष्टि की थी। इस भारी तनाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए थे कि उनका प्रशासन शांति वार्ता में लगातार प्रगति कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का मुख्य ध्यान एक ऐसे समझौते पर है जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही के लिए खोला जा सके। मालूम हो कि दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस व्यापार का करीब 5वां हिस्सा यानी 20% इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। युद्ध की वजह से इस रूट पर भारी पाबंदियां लगी हुई थी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट मंडरा रहा था। इस 60 दिनों के समझौते के तहत अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी हाई एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को छोड़ दे और परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता जताए। दूसरी तरफ भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा ईरान अपने ऊपर लगे कड़े अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने और विदेशों में जब्त की गई अपनी अरबों डॉलर की संपत्तियों को मुक्त करने की मांग कर रहा है, ताकि अपनी चरमराई अर्थव्यवस्था को वो सहारा दे सके। फिलहाल दुनिया भर की निगाहें वॉशिंगटन पर टिकी हुई है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप इस सीज फायर समझौते को हरी झंडी दिखाते हैं या नहीं। अगर ट्रंप ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो मिडल ईस्ट में लंबे समय से जारी युद्ध पर फिलहाल विराम लग जाएगा दोस्तों, और हॉर्मुज भी चालू हो जाएगा और भारत की संकट भी, भारत की टेंशन भी दूर हो जाएगी और महंगाई की मार झेल रहे लोग भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। क्या ट्रंप इस पर बिना बेरोक टोक के साइन कर देते हैं या फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं? क्या लगता है आपको? क्या ट्रंप चुपचाप इस मसौदे पर साइन कर
पाएंगे या नहीं, जो भी लगता हो कमेंट करिएगा, वहीं बता दें। उधर मिडल ईस्ट में और बढ़ेगा क्या तनाव, नेतन्याहू ने दिए 70% गाजा पर आर्मी को कंट्रोल का आदेश। जी हां दोस्तों, मिडल ईस्ट मध्यपुर में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण हासिल करने की घोषणा की है। वेस्ट बैंक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है और हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि इजराइल पहले गाजा के 50% हिस्से पर था, जो अब बढ़कर 60% हो चुका है और उनका अगला टारगेट इसके 70% हिस्से को हासिल करना है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना फिलिस्तीन एनक्लेव पर अपनी पकड़ लगातार बढ़ा रही है और हमास के खिलाफ अभियानों का विस्तार करना जारी रखेंगी। मेरा निर्देश है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इस क्षेत्र के 70% हिस्से को पालें। जब वे ये बात बोल रहे थे तब वहां मौजूद कुछ लोगों ने इजराइल से पूरे गाजा पर कब्जा करने की मांग करते हुए नारे लगाए। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते के अगले फेज को लेकर बातचीत भी जारी है, जिसमें हमास का हथियार छोड़ना और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल है। दोस्तों वहीं बता दें, बांग्लादेशी कम्युनिटी के साथ बकरी ईद मनाने पहुंचे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी। आर्जेनवल वाला कुर्ता उनका हुआ वायरल। जी हां, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने बुधवार को ब्रॉन्क्स में ईद उल अजहा की नमाज के दौरान सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस दौरान उनकी पोशाक चर्चा में रही। इस कार्यक्रम में ममदानी एक खास तौर पर तैयार किए गए आर्जेनल थीम वाले कुर्ते में नजर आए। इस कुर्ते पर लिखा हुआ था एमिरेट्स फ्लाई बेटर। उनके साथ इस कार्यक्रम में कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकाजिया कॉर्टेज भी मौजूद थी, जो कैथोलिक है और जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान हेड स्कार्फ पहना हुआ था। ये तस्वीरें ऑनलाइन वायरल हो गई। इस पर कंजर्वेटिव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोगों ने इस कैथोलिक कांग्रेस वुमन पर पाखंड और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। न्यूयॉर्क शहर के 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक ब्रॉन्क्स में बांग्लादेशी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के एक क्षेत्र को लिटिल बांग्लादेश भी कहा जाता है। बांग्ला बोलने वाले परिवार मस्जिदें और हलाल कारोबार इस इलाके की सांस्कृतिक जीवन का एक स्पष्ट हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, इस मजहबी कार्यक्रम में ममदानी का पहनावा तुरंत सबसे अलग नजर आया। ममदानी ने जो पहना था उसे कई रिपोर्टों में आर्जेनल की अवे किट का एक बदला हुआ रूप बताया गया, जिसे कुर्ते में बदल दिया गया था। कुछ रिपोर्टों ने तो इसे थोप जैसा परिधान भी कहा। इसमें आर्जेनल के रंग, लाल धारियों और क्लब के स्पॉन्सर की ब्रांडिंग मौजूद थी। वहीं आपको बता दें, तुर्की के काला सागर तट के पास 3 तेल टैंकरों पर ड्रोन हमला, यूक्रेन पर हमले का शक। जी हां दोस्तों, तुर्की के काला सागर तट के पास गुरुवार को 3 तेल टैंकरों पर ड्रोन से हमला किया गया। एक शिपिंग एजेंसी ने यह जानकारी दी। हमले का शिकार बने सभी जहाज पश्चिमी देशों की प्रतिबंध सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। इन जहाजों को रशिया के तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाले तथा कथित शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जाता है, जो यूक्रेन युद्ध के कारण मॉस्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए संचालित किए जा रहे हैं। शिपिंग एजेंसी ट्रिब्रेका शिपिंग के मुताबिक पलाऊ ध्वज वाला जहाज जेम्स सेकंड सिनोप प्रांत के तुर्केली जिले से करीब 80 किलोमीटर उत्तर में समंदर में यात्रा कर रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। उस समय जहाज में कोई माल नहीं था। वहीं दोस्तों, रूसी हमलों से बचाव के लिए जेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी पैट्रियट मिसाइलें। इसके लिए ट्रंप को भेजा एक लेटर। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पर पैट्रियट हवाई सुरक्षा मिसाइलें देने का लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने इस हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस को एक पत्र भी भेजा था, जिसमें उन्होंने पैट्रियट PAC-3 मिसाइलों की सख्त आवश्यकता बताई है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी हो रही है, क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका की रसद वहां भेजी जा रही है। उन्होंने स्वीडन यात्रा के दौरान कहा कि अमेरिका को इस मामले में तेजी से कदम उठाने चाहिए। वहीं जानकारी ये भी आ रही है कि क्या रशिया और यूक्रेन में पुल बनेगा अपना भारत। यूक्रेनी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर जी। वहीं पुतिन ने गंवाए 5 लाख सैनिक। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने बुधवार को रूस यूक्रेन युद्ध के मैदान में बदलती स्थिति और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों पर बातचीत की। यह बातचीत ऐसे समय में हुई जब कीव दुनिया भर से ज्यादा समर्थन पाने का प्रयास कर रहा है। ये चर्चा साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की
अनौपचारिक बैठक जिमनिच फोरम के दौरान हुई। ये बैठक उस वक्त आई है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन युद्ध में अभी तक 5 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। उधर आपको बता दें, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा कहा मेरे पूर्वज हिंदू हुआ करते थे और आज के समय में पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जा रहा है इतिहास। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था और इतिहास लेखन पर बड़े सवाल खड़े करते हुए कहा है कि देश के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उनके बयान ने पाकिस्तान में पहचान, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के कई लोग अपनी असली जड़ों को स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आधे लोग ये दावा करते हैं कि उनके पूर्वज सऊदी अरब या ईरान से आए थे, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरे पूर्वज हिंदू थे, क्या इससे मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के इतिहास की किताबों से कई महत्वपूर्ण भारतीय शासकों को और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को यानी पर्सनैलिटीज को लगभग मिटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि वे हिंदू थे। उनके मुताबिक पाकिस्तान में ऐसी सोच तैयार की गई जिससे नई पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर हो जाए। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लंबे समय से एक ऐसी मानसिकता विकसित की गई जिसमें लोगों को अपने ही अतीत से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि बच्चे तथ्यात्मक इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं और आज कई युवाओं को यह भी नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कौन थे। ये बयान ऐसे समय आया है दोस्तों जब ख्वाजा आसिफ पहले से ही अमेरिका और इजराइल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा में हैं। दोस्तों, हमें भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का ये रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काम की बात की है और ये कबूलनामा करके अपनी सच्चाई बता करके हर किसी को चौंका दिया है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या लगता है दोस्तों? आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहली बार ऐसी बात बोली गई है जिस पर लग रहा है कि बिल्कुल सही और सटीक और पते की बात कही हो इन्होंने। नेक्स्ट खबर बता दे दोस्तों, उधर भारतीय वीरता का इटली में सम्मान, इस कैप्टन की कैसीनो में स्थापित हुई प्रतिमा द्वितीय विश्व युद्ध में दिखाया था शौर्य। दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले के वीर सपूत कैप्टन कमल राम वीसी की बहादुरी की गूंज अब इटली तक पहुंच गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में अद्वितीय साहस और शौर्य का परिचय देने वाले भारतीय सैनिक कैप्टन कमल राम वीसी की प्रतिमा का हाल ही में इटली के ऐतिहासिक शहर कैसीनो में भव्य अनावरण किया गया। ये पल न केवल करौली बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैप्टन कमल राम वीसी ने इटली मोर्चे पर दुश्मनों के खिलाफ असाधारण बहादुरी दिखाई थी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने साथियों का हौसला बनाए रखा और दुश्मनों का डटकर सामना किया। उनकी इसी वीरता और बलिदान को सम्मान देने के लिए इटली के कैसीनो शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह प्रतिमा आने वाले पीढ़ियों को साहस, देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें, 1 जून से बदल जाएंगे 6 सबसे बड़े नियम। एलपीजी से लेकर यूपीआई तक आपकी जेब पर डालेगा असर। जी हाँ दोस्तों, मई का महीना अब खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव भी लागू हो सकते हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग नियम, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, एफडी ब्याज दरें और सोलर पैनल नियमों तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अगर आप पहले से इन नियमों की जानकारी रखेंगे तो बाद में किसी भी तरह की परेशानी या अतिरिक्त खर्चे से बच सकते हैं या फिर इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। आपको बता दें, एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान किया है। नए नियमों के तहत 30 जून 2025 से सभी यूपीआई एप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी अब क्यूआर कोड, मोबाइल नंबर या यूजर डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम दिखाएगा जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाले यूपीआई फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद है और यूजर्स को पेमेंट से पहले सही व्यक्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी ताकि पैसा दूसरे के अकाउंट में नहीं जाएगा, आप जिसको भेजना चाहेंगे उसी के अकाउंट में जाएगा। वहीं दोस्तों, दूसरा नियम एलपीजी के रेट्स में बढ़ोतरी को लेकर होने वाला है। जी हां, 1 मई 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम करीब 993 तक बढ़ गए, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपए तक पहुंच गई। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर जो कि 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। अब 1 जून से भी
एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा करती है। वहीं रेलवे रूट्स में भी बदलाव को लेकर खबर है दोस्तों। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदल दिए जाएंगे। ये बदलाव रेलवे के ट्रैक अपग्रेड और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण किया जा रहा है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। वहीं दोस्तों पैन कार्ड से जुड़े भी नियम लागू होने वाले हैं। नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पैन कार्ड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब कुछ लेन देन में पैन कार्ड देना जरूरी नहीं होगा, जबकि कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पहले एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। और भी कई नियम है दोस्तों जो लागू किए जा सकते हैं 1 जून से। इसी बीच आपके मन में कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम आपको यही जवाब देंगे या फिर वीडियो के माध्यम से वो आपको जवाब देंगे। तो जरूर कमेंट करिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।